हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये गुरुत्वाकर्षण का 5वां क्लास है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स लूंगा वो अभी लिख दिया गया पहले से, ताकि मैं सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ा पाऊं कि हाँ किस तथ्य के बाद किस तथ्यों को पढ़ना है। जैसे गुरुत्व से द्रव्यमान ज्ञात करना, इसमें हम दंड तुला के बारे में समझे, कैसे दंड तुला से द्रव्यमान को सही सही हम माप सकते हैं, किन किन जगहों पर दंड तुला सही काम करेगा, इससे क्या प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम लेंगे गुरुत्व बल और भार के बारे में, भार की परिभाषा, भार से संबंधित तथ्य, फिर अन्य तथ्यों को हम लेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्व बल से द्रव्यमान ज्ञात करना। गुरुत्व बल से द्रव्यमान ज्ञात करना। अब देखिए गुरुत्व बल क्या होता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सपोज करते हैं कि यह पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, मैंने ये पूरा गोल नहीं बनाया है। अब देखिए यहाँ यह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्व बल, याद रखिए इस बात को कि गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल F = G × M by r²। तो आप देख पा रहे हैं कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये वस्तु का द्रव्यमान है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। ठीक है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हम सपोज करते हैं कि एक कमानीदार तुला लेते हैं, सॉरी ये कमानीदार तुला ना होकर के दंड तुला है। कौन सा तुला है? दंड तुला। तो चलिए दंड तुला लेते हैं। इस तुला में हम समझते हैं कि अगर हमने क्या किया है कि इसको किसी जगह से लटका दिया है। ठीक, अब आप देखिए कि अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है, ये भी 1 किलोग्राम का, ये भी 1 किलोग्राम का, तब क्या होगा कि इसको जितने बल लगाकर खींचेगा पृथ्वी, उतना ही बल लगाकर के इसको भी खींचेगा। तो जब दोनों पर बल बराबर लगेगा तो ये कमानी क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, क्षैतिज रहेगा। ठीक, अगर इधर ज्यादा बल लगा, मतलब अगर इधर का द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो इधर ज्यादा बल लगेगा तो इधर झुक जाएगा, इधर द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो इधर झुक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, किसी द्रव्यमान को मापने के लिए दंड तुला से कि एक बाट लेते हैं, और वो बाट क्या होता है, पहले से नियत रहता है द्रव्यमान में कि हाँ वह 1 किलोग्राम है, लोहे का होता है, आप जानते हैं। तो उसको अगर हम इस तरफ रख दें, ठीक है, हमेशा दाईं तरफ क्या करते हैं, बाट को रखते हैं। बाट को किधर रखते हैं? दाईं तरफ। तो बाट हमने रख दिया 1 kg का। कितने का? 1 kg का। अब इसका द्रव्यमान इधर 1 kg है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर क्या हो गया, ये 1 किलोग्राम है, पहले से भी कुछ द्रव्यमान था, तो इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर ज्यादा रहेगा। लेकिन इस इतना ही द्रव्यमान का वस्तु अगर इधर भी हम रख दें, इतने ही द्रव्यमान का वस्तु अर्थात 1 kg का वस्तु अगर हम इधर भी रख दें, तो दोनों पर बल क्या हो जाएगा, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, दोनों का द्रव्यमान 1 kg हो जाएगा। तो दोनों का जो द्रव्यमान 1 kg हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर द्रव्यमान के हो जाएंगे। और जब द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तो दोनों पर बल भी बराबर लगेगा, और जब बल बराबर लगेगा तो ये एकदम सीधा हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्षैतिज हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ बराबर वजन सही है। ठीक, यह जो नियम है यह निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। लेकिन आप अगर इसको कहीं भी ले जाते हैं, ठीक, चाहे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर भी ले जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह पर ले जाते हैं, तब भी यह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इधर लगा हुआ बल और इधर लगा हुआ बल दोनों वस्तु के लिए बराबर ही होंगे। मान लेते हैं कि चंद्रमा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु पर पृथ्वी इतना बल नहीं लगता, लेकिन बल लगता है ना, तो कितना भी बल लगेगा तब भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही आएंगे। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गुरुत्व के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही द्रव्यमान ज्ञात कर पाते हैं। किस तुला से? दंड तुला से। और दंड तुला से द्रव्यमान मापा जाता है। इस बात को हम समझ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस बात को आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है दंड तुला से, कमानीदार तुला से। किससे? दंड तुला से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, गुरुत्व बल और भार। गुरुत्व बल और भार, तो पहले ही हम गुरुत्व बल की परिभाषा दे चुके हैं। क्या होता है गुरुत्व बल? पृथ्वी
द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गुरुत्व बल और भार के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की फिर चर्चा कर रहे हैं हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर हम एक लड़का है, ठीक है, और यह लड़का अपने हाथ में एक ईंट लिए खड़ा है। अपने हथेली पर क्या रखे हुए है? एक ईंट। तो क्या लगता है आपको, भार महसूस कर रहा है? तो हाँ, कर रहा है। कोई वस्तु भार किसी वस्तु में भार क्यों होता है? समझिए इस बात को। देखिए कोई भी वस्तु अगर यह भी है तो इसको क्या कर रहा है? पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है। पृथ्वी अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। आप ही सोचिए कि आप इसको एक धागे से बांध देते हैं और उसको खींचते हैं, तो आप खींचेंगे तो ये नीचे की ओर जाना चाहेगा और हम इसको ऊपर लाना चाहेंगे, तो जितना जोर से खींचा जाएगा ये उतना ज्यादा भारी होता चला जाएगा। ठीक है, क्या होता चला जाएगा? भारी होता चला जाएगा, मतलब इसमें भार बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी भी तो इस वस्तु को खींच रही है अपनी ओर और हम इसको ऊपर रखे हुए हैं, तो जितने बल से पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रहा है हम उतना ही बल इस पर लगाएंगे ऊपर की ओर, तभी इस वस्तु को हम ऊपर रोक पाएंगे, नहीं तो वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर किसी वस्तु में भार होता है। इस बात को आप नोट करिएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु में भार क्यों होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्व बल के कारण। किस बल के कारण? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, जहां पर गुरुत्व बल नहीं होगा वहां भार होगा? तो नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं। अब अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान जहां से अनेक ग्रहों की जो दूरी है या तारों की दूरी बहुत दूर है, वहां तक उनका गुरुत्व क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यह जो पृथ्वी है यहां तक के वस्तु को खींच सकता है अपनी ओर, लेकिन इसके बाहर की वस्तु को यह नहीं खींच सकता, क्योंकि सबका एक पावर होगा कि वहां तक वह खींच सकता है। इसके पास एक सीमित ऊर्जा होगी, एक सीमित बल होगा कि हाँ यह इतने तक के वस्तु को खींच सकता है, इतने दूर की वस्तु को खींच सकता है, उससे आगे की वस्तु को नहीं खींच सकता। तो सोचिए यहाँ तक पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है, गुरुत्व बल लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर वस्तु है तो उस पर गुरुत्व बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो जब इस वस्तु पर मतलब किसी दिशा से बल नहीं लगेगा तो ये किधर जाएगा? इस पर नीचे की ओर बल लग रहा है तो ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक, इस पर ऊपर की ओर हम बल लगा देंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर इस पर हम किसी दिशा में बल न लगे, अगर इस पर किसी दिशा में बल न लगे, ना इधर ना उधर, तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा ना। ठीक है, ये यहीं का यहीं रहेगा, इसमें कोई भार नहीं होगा। तो जब गुरुत्व बल नहीं रहता तो भार नहीं होता। तो अंतरिक्ष में कोई वस्तु भारहीन क्यों होती है? क्योंकि वहां पर गुरुत्व बल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है गुरुत्व बल के कारण, और यह लड़का उसको ऊपर की ओर उठा रहा है, तो बल तो लगा रहा है ना। तो ये जो बल लगा रहा है ऊपर की ओर, ठीक, इस कारण से इसको भार महसूस हो रही है, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर दिमाग में रख लीजिए कि यह जो वस्तु है यह पृथ्वी की ओर खींच रही है, पृथ्वी इसको खींच रहा है, इसलिए इसमें भार है। तो भार की परिभाषा क्या बनेगी? देखिए कि भार क्या होगा, समझते हैं इसको हम परिभाषा कि भार क्या होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में जो नीचे की ओर दिशा में जो बल लगता है, किसी वस्तु पर जो नीचे की दिशा में बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। देखिए लिख सकते हैं आप ऐसे कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो नीचे की ओर, केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे ही भार कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और अलग अलग परिभाषाएं आप खुद बना सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं, आप इसको समझ चुके हैं ना कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचता है इसलिए इसमें भार है, ठीक। तो आप यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में भार क्यों होता है, क्योंकि उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। आप यह भी परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में भार का मुख्य कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, ठीक। पृथ्वी गुरुत्व बल के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर जो बल लगाती है, पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु पर नीचे की ओर जो बल लगाती है उसी बल को भार कहते हैं। मतलब हम बल को ही भार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बल को भार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, हम बाद में दाब लेंगे, अभी इसको क्लियर करते हैं। तो F बराबर बल बराबर m गुने a होता है, m गुने a। अब जब पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींच रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ तो g काम करता है ना, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g। तो यहाँ क्या कर ले लेंगे, F को मान लेते हैं हम भार, क्या मान लेते हैं, भार, और m तो m रहेगा, और यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, g। तो भार बराबर क्या हो गया, m गुने g, भार बराबर m गुने g। तो इस चीज को याद रखिएगा कि बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और याद रखेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। तो भार क्या है, एक तरह का बल ही है, भार क्या है, एक तरह का बल है, ठीक। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। आपको हम एक बेहतर तरीके से समझाते हैं, देखिए द्रव्यमान kg, द्रव्यमान का अगर भार का मात्रक हमको निकालना है तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, गुने त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही क्या हो गया, भार का मात्रक हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो न्यूटन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या हम कह सकते हैं kg प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे गुरुत्व बल और भार के बाद कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ है, इसको हम समझते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो हम लोग जो भार देखते हैं, किसी वस्तु का जो भार देखते हैं, ठीक, भार का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक क्या होता है, भार का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक, भार का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक, ध्यान समझिएगा, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। वो होता है kg वेट, मतलब कि किलोग्राम भार। और यह किलोग्राम भार 1 kg के बराबर होता है, मतलब कि 1 kg बराबर 1 किलोग्राम भार, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से कि अगर कुछ भार का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक क्या होता है, तो kg वेट, किलोग्राम भार, ठीक है, किलोग्राम भार, ठीक। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स में लिखता हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइएगा। और जितना भी मैं समझाता हूं वे सभी जब शाब्दिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही, तो आपको ये बहुत काम देगा, क्योंकि आपने जब समझ लिया है चीज़ों को, जिन बातों को आपने समझ लिया है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे परीक्षा में, ठीक है। रटने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ ही पॉइंट को समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रटेंगे तो वो कुछ कभी ना कभी भूल जाएंगे, लेकिन आप जो चीज़ समझे हुए रहेंगे वो आपको हमेशा याद रहता है। चलिए आगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है। तो किसी वस्तु का भार क्या है, बल ही तो है। हम जान रहे हैं कि किसी वस्तु का जो भार है क्या है, एक तरह का बल है, ठीक है, और दोनों का मात्रक भी क्या है, समान है। तो देखिए हम देखते हैं कि पृथ्वी पर भार, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है वह W है, ठीक है। तो W बराबर हम जानते हैं F बराबर क्या सूत्र होता है, G इंटू M या M1 M2 या कैपिटल M ही ले लें बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो W बराबर भार क्या है, मतलब कि बल क्या है, भार ही तो है, तो W बराबर में इसको हम लिख सकते हैं G M बाई R स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना है,
तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश में हम देते हैं जी एम, जो कि यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान होगा, और एम को उस तरह रहने देते हैं, और आर स्क्वायर ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लें, आर डैश स्क्वायर, जो कि चंद्रमा का त्रिज्या होगा। अब दोनों में ये है चंद्रमा पर द्रव्यमान और ये है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, द्रव्यमान नहीं सॉरी भार। इस दोनों से हम क्या करते हैं कि हम निकाल कर देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना आता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बटा में कर सकते हैं, W बाई W1 इक्वल टू, इसको आप दोनों को जब बटा में करेंगे तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर बटा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये एम डैश है, ये आर डैश है, या इसको एम डैश मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप इसको इस जगह पर आप यहाँ पर सबका मान रखते हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी का मान क्या होता है, तो जी को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, या जी से जी कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एम कितना है, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बच क्या रहा है, कैपिटल एम जो कि चंद्रमा का द्रव्यमान होगा, और बटा आर स्क्वायर जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पर एम डैश पृथ्वी की, चंद्रमा का द्रव्यमान, तो एम डैश चंद्रमा का द्रव्यमान, और बटा आर डैश स्क्वायर चंद्रमा की त्रिज्या। तो चलिए दोनों को लेते हैं, और तब देखिए आप कितना आता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 की पावर 24, और त्रिज्या कितना, तो आप देख सकते हैं त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम बटा में लेते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.4 गुने 10 की पावर 22 kg। 7.4 गुने 10 की पावर 22 kg। और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, तो 1740 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर इस तरह से हम सजाएं तो हो जाएगा 6 गुने 10 की पावर 24 kg बटा ये वाला आ जाएगा 7.4 गुने 10 की पावर 22 kg गुने, ये भी आपस में पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 17, और आर स्क्वायर है, इस चीज़ को आप ना भूलें, इसको स्क्वायर में रखेंगे तो 1740 किलोमीटर बाय 6.4 गुने 10 की पावर, या 64 किलोमीटर डायरेक्ट लेते हैं, 6400 किलोमीटर का टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो आता है 1/6, लगभग कितना आता है, लगभग आता है 1/6। मतलब कि पृथ्वी का जो भार, मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार और चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार को अगर आप कंपेयर करते हैं तो पृथ्वी पर जो भार होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर भार के 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, या चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितना गुना होगा, तो 1/6 गुना, 1/6 गुना। जैसे अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर कितना भार है, 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो सीधा 1/6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भार को द्रव्यमान में कैसे बदलते हैं, भार को द्रव्यमान में कैसे बदलते हैं। तो भार को द्रव्यमान में बदलने के लिए सूत्र क्या था, पहले हमने लिखा है कि भार बराबर m गुने जी, भार बराबर m गुने जी। तो हम m बराबर क्या कर सकते हैं, मतलब कि द्रव्यमान में बदलने के लिए m बराबर हो जाएगा
W/G, W/G, क्या W/G होगा? ठीक है। और अगर हम द्रव्यमान को भार में बदलना चाहें, द्रव्यमान को भार में बदलना चाहें तो द्रव्यमान को भार में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो G से गुना कर सकते हैं, मतलब कि 9.8 से गुना कर सकते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को समझने के बाद आइए हम अगले टॉपिक पर समझते हैं, और वो है द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान और भार में अंतर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन सब चीजों को नोट कर जाइएगा। जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और जिनको न्यूमेरिकल बनाने में काफी परेशानी होती है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। जैसे यहाँ से क्या एक पॉइंट बनता है कि आपको दे दिया जाएगा किलोग्राम में, किसमें दे दिया जाएगा? केजी में दे दिया जाएगा। कहेगा कि 10 केजी का लड़का, ठीक है, 10 केजी का लड़का है और वो क्या कर रहा है कि उसका द्रव्यमान 10 केजी का लड़का है, ठीक, और आपसे पूछेगा कि उसका भार चंद्रमा पर कितना है? लड़के का भार चंद्रमा पर कितना होगा? अब आप सीधा इसको 1/6 कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहां देख लीजिए किलोग्राम में दिया हुआ है, आपको किसमें बदलना है? पहले इसको भार में बदलना है, न्यूटन में। तो न्यूटन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? इसको पहले इसको न्यूटन में बदलेंगे, ठीक है। तो न्यूटन में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको हम भार में बदलने के लिए इसको गुना करेंगे 9.8 से, तो 10 × 9.8। अब ये बदल गया कथी में? न्यूटन में, भार में। अब इसको जब 6 से आप भाग दे दीजिएगा, तब जो आंसर आएगा वो होगा आपका सही आंसर कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ठीक है। तो कभी भी भार न्यूटन में होता है तो भार में बदल ले, उसके बाद इसको बदले, काफी मतलब आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। देखिए द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, ठीक है, कि उसमें कितना पदार्थ है, ठीक है, कितना पदार्थ है, और वह पदार्थ कहीं बदलता नहीं है, वह पदार्थ कहीं बदलता नहीं है। सपोज कीजिए आप 1 किलोग्राम आलू ले रहे हैं, ठीक, आप उसको चंद्रमा पर ले जाइएगा और वो 1 किलोग्राम आलू जो था वो 12 या 15 था या 20 था, तो आप उसको पृथ्वी पर कहीं किसी स्थान पर ले जाइएगा तो उसका भार, मतलब कि उसका जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? हमेशा उतना ही आलू रहेगा, आलू घटेगा या बढ़ेगा नहीं। तो द्रव्यमान मात्रा है, किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा है, वो है द्रव्यमान। जबकि भार क्या है? तो भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में आता है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु का नीचे की ओर बल है। क्या है? बल। ये चीज आपको परिभाषा में क्लियर कर दिया गया है। ठीक, अगला चीज देखते हैं कि द्रव्यमान अपरिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान किसी स्थान पर बदलता नहीं है, आप किसी भी स्थान पर द्रव्यमान को ले जाएं वह उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, जबकि भार परिवर्तनशील है। ठीक है, भार क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे आप पृथ्वी पर ही, पहले इससे पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है कि पृथ्वी पर ही आप देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर भार गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है, इसलिए भार अलग अलग हो जाएगा। तो आप अलग अलग स्थानों पर ले जाएंगे किसी वस्तु को, ठीक है, किसी एक विशेष स्थान पर भार हमेशा समान होगा, लेकिन जैसे ही आप ग्रह बदल देते हैं, किसी मतलब अधिक दूरी बदलते हैं पृथ्वी पर ही, तो भार क्या होता है? बदलता रहता है। अगला पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश। क्योंकि द्रव्यमान में हम केवल द्रव्यमान देखते हैं, द्रव्य की मात्रा देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? केवल परिमाण, मात्रा देखते हैं। जबकि यहाँ क्या देखते हैं? दिशा भी देखते हैं। अगर ये भारी लग रहा है तो भार किस दिशा में है? तो नीचे की ओर लग रहा है, तो भार ये सदिश है। ये कैसा है? सदिश राशि है। ठीक है, जबकि द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। इधर मैं द्रव्यमान के बारे में बता रहा हूँ और इधर भार के बारे में बता रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? तो दंड तुला से। दंड तुला से मापा जाता है। द्रव्यमान किससे मापा जाता है? दंड तुला से। जबकि ये किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला से। किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला से, जो कि अगला पॉइंट है हमारा, उसको भी हम लेंगे। तो देखिए आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। जबकि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या इसी को हम कहते हैं
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप याद कर लें, यहीं से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। अब हम आगे देखते हैं कमानीदार तुला और हुक का नियम। ठीक है, लिखते टाइम ही आप नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, या वीडियो को रोक करके नोट करिए। अब देखिए आगे कमानीदार तुला के बारे में बात करते हैं। कमानीदार तुला में क्या होता है कि एक खोखली नली होती है पाइप लोहे की, और उसके अंदर उसके आधार से जो है एक कमानी या स्प्रिंग जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और वह स्प्रिंग इस तरह से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, और यहां से एक जो छड़ है वो आगे हुक के रूप में निकली हुई होती है आगे। ठीक है, इसमें पाठ्यांक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पाठ्यांक होते हैं। ठीक है, जिस पर यह दिखता है कि हाँ वो कितना केजी जा रहा है, कितना केजी नहीं जा रहा है, किलोग्राम में लिखा हुआ होता है। हुक के नियम को समझिए। हुक ने कहा है, हुक का जो नियम है, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे हम, बस शॉर्ट में बताएंगे जो नियम विशेष है और जो इससे प्रश्न बनते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही प्रश्न कहा जाता है, या एक ही बात आपको समझना है कि हुक ने अपने नियम में बताया है कि जब किसी कमानी को हम खींचते हैं, ठीक, या कोई खिंचाव आता है कमानी में, तो कमानी का अनुदैर्ध्य जो है वो फैलता है। जैसे इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, तो इसका जो कमानी के लंबाई में जो वृद्धि होती है, कमानी के लंबाई में जो वृद्धि होती है वो भार के समानुपाती होता है। भार के समानुपाती होता है, मतलब कि इसमें जितना बढ़ेगा, इसमें जितना खिंचाव होगा उतना ज्यादा भार बढ़ेगा। ठीक है, उतना ज्यादा भार होगा, और इसी से रिलेट करके हम इससे द्रव्यमान माप लेते हैं। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, द्रव्यमान का आकलन कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपसे अगर पूछा जाए कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, हुक के नियम पर या हुक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया। तो अब तक आपने देखा हुक के नियम पर कार्य करता है कमानीदार तुला, और कमानीदार तुला से ही भार का मापन किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दाब के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दाब का परिभाषा क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम इतना बड़ा क्षेत्रफल ले लिए, इसके इकाई क्षेत्रफल पर अगर कहीं से बल लग रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। मतलब कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब को P से सूचित करते हैं, तो P बराबर बल को कहते हैं F बटा क्षेत्रफल A, तो P बराबर F बटा A। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक भी आप आसानी से बता सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। तो बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक ही दाब का मात्रक बन जाएगा। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन बटा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहां से हम देख पाएंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया किसका मात्रक, दाब का मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप कि दाब के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, और दाब के अनुप्रयोग से क्या क्या प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले आप दाब के बारे में यह समझ लीजिए, आपको दिख रहा है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसमें एक पॉइंट समझने योग्य है कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो घट जाएगा। देखिए बटा में क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कहाँ है, बटा में, मतलब कि दाब समानुपाती 1/क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ही आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बड़ा, मेरा इतना बड़ा हथेली है। अब हम क्या करते हैं कि इसके इस तरफ से जोर से दबाते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र दब रहा है, लेकिन यही अगर आगे से नुकीला रहेगा, इधर से अगर हम ज्यादा जोर से दबाव लगाएंगे तो ये अंदर और अंदर घुस जाएगा, मतलब ज्यादा दाब लग गया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई टायर पतला है, ठीक, तो ज़्यादा नीचे तक धंसेगा, क्यों, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज़्यादा अंदर तक जाएगा। जबकि ट्रक में आपने देखा होगा कि 2 पहिए लगे होते हैं, ठीक, क्यों, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। क्षेत्रफल बढ़ जाने से दाब क्या होगा, कम लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ा देने से दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। ऊंट को रेगिस्तान में चलने में आसानी होती है, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर का जो क्षेत्रफल होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जबकि घोड़े का पैर कुछ इस तरह से होता है, इस कारण से उसको परेशानी होती है। जबकि इसके जो पैर होते हैं उसका सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ही दाब ज़्यादा नहीं लगता है, जिससे इसका पैर धंसता नहीं है। और इसका सतह का क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो इसका पैर धंस जाता है, ठीक है। ट्रक या ट्रैक्टर के टायर जो होते हैं चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों, दाब कम लगने के कारण, अर्थात क्षेत्रफल कम रहेगा, मतलब क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो दाब कम लगेगा, ठीक है। तो दाब के ये अनुप्रयोग है हमारे जीवन में। किसी दलदल पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कटरा बिछा करके चल सकते हैं, ठीक है। आपने सर्कस में देखा होगा कि एक जो खिलाड़ी है सर्कस का, वो अपने शरीर पर कटरा बिछा लेता है, काठ बड़ा सा बिछा करके, और उस पर हाथी भी चलते हैं, ठीक है, या घोड़े दौड़ते हैं उस पर, ठीक है, या अपने शरीर पर मोटरसाइकिल चलवा लेता है। क्यों, क्योंकि उसने